नमस्कार बच्चों, मैं निमिष कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। बेटा, हम आज बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की 5th यूनिट पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है बेटा, क्या नाम है इसका? ठीक है, इसकी बहुत सी क्लासें हमारी हो चुकी है बेटा, जिसमें हमने गैल्वेनिक सेल पढ़ लिया आपके, फिर आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ लिया। ठीक है बेटा, आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ ली। इट्स सिग्निफिकेंस पढ़ ली बेटा इसकी। ठीक है बेटा, ये और हमने है ना बेटा, किसी भी सेल का विद्युतवाहक बल यानी कि ईएमएफ किस तरीके से निकालते हैं वो पढ़ लिया बेटा हमने। आज हम बेटा पढ़ने जा रहे हैं नर्न्स इक्वेशन। ठीक है, नर्न्स इक्वेशन आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, नर्न्स इक्वेशन। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ रिवाइज करा दूं बेटा कि मैंने आपको बता रखा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक फंडा कि एनोड पर बेटा क्या होगा, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर क्या होगा बेटा, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होगा। ये आप अच्छे से ध्यान रखें बेटा और इस चीज़ को हमेशा दोहराते रहें कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है। अब नर्न्स इक्वेशन क्यों पढ़े हम बेटा? तो नर्न्स इक्वेशन इसलिए पढ़े बेटा हम कि किसी भी सेल के विद्युतवाहक बल यानी कि ईएमएफ पर जो बाह्य कारक होते हैं, जैसे कि ताप हो गया, दाब हो गया, सांद्रता हो गई, उनका क्या इफेक्ट होता है। किसी भी सेल के विद्युतवाहक बल पर ताप, दाब और सांद्रता जैसे अन्य कारकों का क्या इफेक्ट होता है, इसके लिए हमें बेटा क्या पढ़नी होती है, हमें पढ़नी होती है बेटा नर्न्स इक्वेशन। और इस टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन, ठीक है, इस कंसंट्रेशन को इसी से डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा, इन सब के प्रभाव को दर्शाने के लिए नर्न्स नामक वैज्ञानिक ने एक इक्वेशन दी जिसे ही हम नर्न्स इक्वेशन बोलते हैं। यानी कि किसी भी सेल के ईएमएफ पर प्रेशर का, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, प्रेशर का, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, इसके लिए नर्न्स नामक वैज्ञानिक ने एक इक्वेशन दी और वही इक्वेशन क्या कहलाई बेटा, नर्न्स इक्वेशन कहलाई। ठीक है बेटा, अब हम मान लेते हैं कि किसी सेल में एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही है, यानी कि किसी सेल में आपके रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही है। रिवर्सिबल मतलब दोनों तरफ हो सकती है वो रिएक्शन, उत्क्रमणीय रिएक्शन जिसे बोलेंगे। तो ए की सांद्रता स्मॉल ए है, बी की सांद्रता, कैपिटल बी की सांद्रता स्मॉल बी है और आप क्या सी प्लस डी और डी आपको ये प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। क्या प्राप्त हो रहे हैं बेटा? ये प्राप्त हो रहे हैं। तो गुलबर्ग और वागे का नियम आपने पढ़ा होगा बेटा। गुलबर्ग और वागे का नियम को ही द्रव्य अनुपातिक का नियम भी बोलते हैं, का नियम भी बोलते हैं बेटा। तो ये क्या कहलाता है कि इसमें जो K होता है हमारा, जो K कांस्टेंट होता है, वो किसके बराबर होता है बेटा? C की सांद्रता, D की सांद्रता डिवाइडेड बाय 1 की सांद्रता
और B की सांद्रता। समझ में आ रही है बेटा बात? जो हमारा द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम के अनुसार जो हमारा इक्वेशन कांस्टेंट है किसी भी इक्वेशन का, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है हमारी, ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही है यहाँ पर बेटा, ये के हमारा क्या है, के हमारा बेटा इक्वेशन कांस्टेंट है, तो उसको द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि के को किस तरह से लिख सकते हैं हम, के बराबर सी की पावर सी डी की पावर डी, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सी कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी, इससे लिख सकते हैं बेटा। इसको आप एक तरफ लिख ले, ठीक है बेटा, ये हमारे काम में आएगा। देखो आप इसको हम किधर लिख लेते हैं कि के बराबर, ऊपर लिख दूं यहाँ पे, के बराबर सी की पावर सी, स्मॉल सी है बेटा ये, डी की पावर डी डिवाइडेड बाय ए की पावर ए और बी की पावर बी। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। इसे हम बेटा किस में यूज करेंगे, इसे हम बेटा किस में यूज करेंगे, नॉस्ट इक्वेशन में यूज करेंगे, ठीक है बेटा। अब हम जानते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गिब्स फ्री एनर्जी में जो परिवर्तन होता है बेटा, वो साम्यावस्था स्थिरांक जो उससे निम्न प्रकार से, साम्यावस्था स्थिरांक होता है ना बेटा, उससे निम्न प्रकार से संबंधित होता है। डेल जी, यानी कि किसी भी इक्वेशन की जो गिब्स फ्री एनर्जी में परिवर्तन, जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी, और डेल क्या है, यहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी में परिवर्तन को बता रहा है। डेल जी बराबर क्या होता है बेटा, डेल जी नॉट प्लस डेल जी नॉट, यानी कि डेल जी नॉट। स्टैंडर्ड कंडीशन में गिब्स फ्री एनर्जी में क्या परिवर्तन होता है, मानक परिस्थितियों में गिब्स फ्री एनर्जी में क्या परिवर्तन होगा उसको ये बताता है, प्लस आर टी लॉग के बेस ई, प्लस आर टी लॉग के बेस ई। अब बेटा यहाँ पर देखो डेल जी, इसको हम दूसरी इक्वेशन दे दें। अब देखो बेटा ये क्या बता रहा है कि किसी भी रासायनिक समीकरण में जो गिब्स फ्री एनर्जी में होने वाला परिवर्तन वो साम्यावस्था स्थिरांक से किस प्रकार रिलेटेड होता है, किस प्रकार संबंधित होता है। अब यहाँ पर डेल जी नोट क्या है बेटा, डेल जी नोट क्या है, मानक परिस्थितियों में गिब्स फ्री एनर्जी में होने वाला परिवर्तन, मानक परिस्थितियों में गिब्स फ्री एनर्जी में होने वाला परिवर्तन, डेल जी नोट आ गया बेटा। आर बराबर बेटा सार्वत्रिक गैस कांस्टेंट, गैस नियतांक, ठीक है बेटा। आर बराबर हमारे सार्वत्रिक गैस नियतांक और टी बराबर यहाँ पर क्या है, परम ताप। टी बराबर क्या होता है बेटा, परम ताप। और हम जानते हैं बेटा, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, डेल जी बराबर डेल जी नॉट बराबर प्लस आर टी लॉग के बेस ई। ये क्या बता रहा है बेटा कि किसी भी इक्वेशन, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो गिब्स फ्री एनर्जी में जो परिवर्तन होता है बेटा, तो वो है साम्यावस्था स्थिरांक के से किस प्रकार रिलेटेड होता है, इस प्रकार रिलेटेड होता है। डेल जी बराबर डेल जी नोट प्लस आर टी लॉग के बेस ई। और डेल जी नोट क्या है, मानक परिस्थितियों में जो आपके गिब्स फ्री एनर्जी में होने वाला परिवर्तन, आर बराबर सार्वत्रिक गैस नियतांक, और टी बराबर आपके क्या है बेटा, टी बराबर आपके परम ताप है। टी बराबर क्या है बेटा, आपके परम ताप है, ठीक है बेटा। अब इसे भी हम देखो बेटा, इसे भी हम इधर लिख लें, डेल जी बराबर डेल जी नॉट प्लस आर टी लॉग के बेस ई, ये आपके दूसरा। डेल जी बराबर डेल जी नॉट प्लस आर टी लॉग के बेस ई, ये आप मानक परिस्थिति डेल जी गिब्स किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में डेल जी में परिवर्तन, यानी गिब्स फ्री एनर्जी में होने वाला परिवर्तन के साम्यावस्था स्थिरांक से किस प्रकार संबंधित होता है, ठीक है बेटा। अब हम जानते हैं कि किसी सेल की, हम निकाल क्या रहे हैं बेटा, ये इसलिए लिख रहा हूं मैं कि हम इन सब का यूज करके
नर्न्स्ट इक्वेशन निकालेंगे। नर्न्स्ट इक्वेशन निकालेंगे जो कि क्या बताती है, किसी भी सेल के विद्युत वाहक बल पर ताप, दाब और सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है। ताप, दाब और सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हमें बताती है। किसी सेल की जो गिब्स फ्री एनर्जी है बेटा, वो बेटा सेल के विद्युत वाहक बल से किस प्रकार संबंधित होती है। ठीक है, गिब्स किसी सेल के विद्युत वाहक बल और गिब्स फ्री एनर्जी में होने वाला परिवर्तन, गिब्स फ्री एनर्जी में होने वाला परिवर्तन किस प्रकार, निम्न प्रकार संबंधित होता है। कैसे संबंधित होता है बराबर बेटा, डेल जी बराबर एन एफ ई, डेल जी बराबर माइनस, देखो बेटा यहां पर ध्यान रखना, माइनस एन एफ ई, डेल जी बराबर माइनस एन एफ ई। अब मानक परिस्थितियों में ले लो बेटा, माइनस एन एफ ई नोट आ जाएगा। ठीक है, यानी कि बेटा डेल, ये तो सिंपल परिस्थितियों में है कि किसी भी इक्वेशन के लिए उसके विद्युत वाहक बल में हो, विद्युत वाहक बल और गिब्स फ्री एनर्जी में होने वाला परिवर्तन किस प्रकार संबंधित होता है, डेल जी बराबर माइनस एन एफ ई। ई क्या है, विद्युत वाहक बल, और ये मानक परिस्थितियों में जो गिब्स फ्री एनर्जी में होने वाले परिवर्तन मानक परिस्थितियों में ई नोट यानी कि सेल के विद्युत वाहक, मानक परिस्थितियों में सेल का विद्युत वाहक बल से किस प्रकार संबंधित होगा, इस प्रकार संबंधित होगा बेटा। अब ये इक्वेशन, इसको नंबर 3 दे दें, इसको नंबर 4 दे दें। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा यहाँ पर इक्वेशन 2 को देखो, इक्वेशन 2 को देखो, डेल जी की वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस एन एफ ई, डेल जी नोट की वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस एन एफ ई, ई नोट। आर टी को जैसे कि जैसे के की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन 1 से आ जाएगी, के की वैल्यू कहाँ से आएगी बेटा, हमारे पास 1 से आ जाएगी। रख दे वैल्यू, रख दीजिए। अब देखो बेटा कि समीकरण 2 में डेल जी नोट के का मान रखने पर, ठीक है, डेल जी का बेटा क्या आएगा, डेल जी का माइनस का एन एफ ई बराबर माइनस का एन एफ ई नोट, ठीक है, प्लस आर टी log ई। अब बेटा यहां से देखो, c की पावर c, d की पावर d डिवाइडेड बाय a की पावर a, b की पावर b। क्या आ जाएगा बेटा हमारे, माइनस का एन एफ ई बराबर माइनस का एन एफ ई, यानी कि ये क्या है बेटा, ये है डेल जी, ये है डेल जी नॉट, और ये हो गया बेटा आपके के की वैल्यू यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से लिख दे बेटा इसको अच्छे से। अब क्या करें बेटा, हम इसको फिर से चेंज कर दो, ये log e को log बेस 10 में चेंज कर दो, आप यहाँ से कर सकते हो। तो बेटा हम डायरेक्ट निकालें e बराबर ई नोट माइनस ई नोट, क्या आएगा बेटा, माइनस माइनस है तो यहाँ से माइनस, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा बेटा। अच्छे से देखें आप, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और ये इसको सोल्व करने पर बेटा ये r बराबर क्या होता है, सार्वत्रिक नियतांक होता है, जो कि किसके बराबर होता है बेटा, 8.314, t बराबर 298 केल्विन ले लेंगे हम। तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ बेटा कि इसको बेस 10 में चेंज करेंगे तो 2.303 log 10 आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा। तो 2.303 रख दिया यहाँ पे, r की वैल्यू 8.314 रख दिया, t की वैल्यू 298 रख दी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.0591 डिवाइडेड बाय n, 0.0591 डिवाइडेड बाय 1, और इसको पूरा का पूरा को बेटा सोल्व नहीं करते हुए हम क्या रखेंगे, log k रख लेंगे t वापिस। ठीक है, अब k की वैल्यू बेटा हम निकाल सकते हैं, इक्वेशन से निकाल सकते हैं, उसको छोटा कर दिया मैंने, वापस उसको मैंने छोटा कर दिया। तो देखो बेटा e बराबर ई नोट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n
log K base 10। ये आपकी नर्स्ट इक्वेशन आ गई है। ये आपकी बेटा क्या आ गई है, ये नर्स्ट इक्वेशन आ गई है। अब देखो बेटा, इससे रिलेटेड हम सवाल करते हैं। इसको आप रटे नहीं समझे, इसको आप रटे नहीं बेटा समझे अच्छे से कि नर्स्ट इक्वेशन होती क्या है। नर्स्ट इक्वेशन होती क्या है बेटा। अब मैं आपको वही हमारा फिक्स है, जिंक ले लिया हमने, कॉपर का आयन ले लिया एक्वस मीडियम में, और इससे क्या रिएक्शन हो रही है बेटा हमारे पास, इससे क्या रिएक्शन हो रही है हमारे पास, Zn2 प्लस Cu। ये क्यों हो रहा है बेटा, ये मैंने आपको समझा चुका हूँ मैं बहुत अच्छी तरीके से, ये समझा चुका हूँ मैं अच्छे से। कैसे समझा चुका हूँ बेटा, कि हम जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ते हैं तो बेटा जिंक का तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा और कॉपर का रिडक्शन हो जाएगा। जिंक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और कॉपर का रिडक्शन होगा, क्योंकि जिंक ऊपर आता है पहले, ठीक है बेटा, और ऑक्सीडेशन किसका होता है, जिनका SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, और कॉपर नीचे आता है तो इसका SRP बहुत ज़्यादा होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इसका ज़्यादा होता है, इसलिए इसका रिडक्शन होगा और इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब देखो बेटा, इसके लिए इक्वेशन बनाए हम अच्छे से, इक्वेशन बनाते हैं। इसके लिए क्या बनेगी बेटा, वही E बराबर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, E बराबर E0 माइनस का 0.0591 डिवाइडेड बाय n log 10 बेस K। अब n यहाँ पर मैं भूल गया बेटा, n बराबर आपके ट्रांसफर होने वाले, सॉरी इधर दिखाई नहीं दे रहा होगा यहाँ पर n बराबर बेटा, यहाँ पर n बराबर क्या है, ट्रांसफर होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है बेटा। n बराबर क्या है, वहां पर आपके ट्रांसफर होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या है। इसमें देखें कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे बेटा, +2, तो यहाँ पर +2 इलेक्ट्रॉन करने पर क्या आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा। तो यानी कि इस वाली इक्वेशन में n बराबर क्या लेंगे बेटा, n बराबर हम लेंगे 2, n बराबर 2 लेंगे, यहाँ पर रखते हैं E। अब यहाँ पर K निकालो सबसे पहले, K क्या आएगा बेटा, K आएगा बेटा यहाँ पर सबसे पहले Zn2 प्लस Cus डिवाइडेड बाय Cu2 प्लस और Zn, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा क्या। अब यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है बेटा, कि जो Cu सॉलिड में दे रखा है और Zn ये सॉलिड में दे रखा है बेटा, तो किसी भी सेल में उपस्थित ठोस अवस्था वाली जो हमारे पास मॉलिक्यूल होते हैं, जो हमारे पास स्पीसीज होती है, उनकी सक्रियता, उनकी कंसंट्रेशन को हम बराबर 1 मान लेते हैं, उसको हम 1 मान लेते हैं। तो बेटा देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, K की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये भी हट जाएगा और ये भी हट जाएगा, हटेगा या नहीं हटेगा, तो K बराबर Zn प्लस 2 CO2 प्लस, ठीक है। अब देखो उसमें मान रखो E बराबर E0 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 log 10 Zn2 प्लस डिवाइडेड बाय Cu2 प्लस, ठीक है बेटा, Zn2 प्लस डिवाइडेड बाय Cu2 प्लस। अब बेटा ये तो मैंने आपको एक नॉर्मल तरीके से सिखा दिया, अब मैं आपको एक सेल बना के और इसको सोल्व करना सिखाता हूँ, ठीक है। एक सेल बना देते हैं, ये आपके है ZnSO4, ये साल्ट ब्रिज, अगली क्लास में बेटा साल्ट ब्रिज ही पढ़ने वाले हैं हम, और साल्ट ब्रिज आ गया आपके, ये CuSO4 आ गया और ये Cu आ गया, ठीक है बेटा। यानी कि ZnSO4 के सॉल्यूशन में आपके जिंक का इलेक्ट्रॉन है और CuSO4 के इलेक्ट्रोलाइट में आपके कॉपर का इलेक्ट्रोड है, ये आपको ये बताता है। अब बेटा इसमें क्या बता रहा है, ZnSO4 जो इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्यूशन है, तो ये 0.5 मोल और CuSO4 है ये 1 मोल आपके है। ZnSO4 क्या है बेटा, 0.5 मोल वाला है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और CuSO4 जो है 1 मोल वाला सॉल्यूशन है। और हमें E0 बराबर 1.1 वोल्ट दे रखा है,
ई नोट बराबर हमें 1.1 नोट, और टेम्परेचर मानक टेम्परेचर 29 परम ताप 298 केल्विन हमें दे रखा है। अब बेटा इसको लिखेंगे अच्छे से। देखो क्या होगा हमारे पास, वही Zn प्लस Cu2 प्लस, कहाँ चला जाएगा, Zn 2 प्लस Cu, है ना बेटा। अब ये है सॉलिड, ये है सॉलिड, और मैंने बताई थी सॉलिड का 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए K बराबर क्या आ जाएगा बेटा, Zn जिंक की कितनी आपकी वो है कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉपर की कितनी कंसंट्रेशन है। ठीक है, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पर 0.5 डिवाइडेड बाय 1 हो गया, 0.5 डिवाइडेड बाय 1 हो गया। अब 5 को भी हटा दो तो ये 10 हो गया बेटा, और ये क्या हो गया आपके 1/2 आपके आ जाएगा। K की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। रखो मान बेटा वहाँ पे, क्या आएगा, देखो वहाँ पे मान, बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है। देखो किसी भी सेल के लिए नस्ट इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, E बराबर E नोट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय N log K log E log K बेस E, ठीक है, सॉरी log K बेस 10, ठीक है बेटा, log K बेस 10 रखेंगे। अब देखो बेटा ये हमारे पास हमने निकाल रखा है, ये हमारे पास 1/2 है, और E नोट हमारे पास क्या है, E नोट हमारे पास 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 log 10 1/2, ठीक है बेटा। देखो बहुत इजी है, बहुत इजी है बेटा। ये हमें विद्युत वाहक बल निकालना है, तो 1.1 वोल्ट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो यहाँ पर इसको log m/n है, तो log m/n है बेटा, ये है ना, तो log m-n कर ले, log माइनस log 10, ठीक है। तो 1.1 वोल्ट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2, हम जानते हैं log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये माइनस का log 10, और बेटा हम जानते हैं कि log 2 बेस 10 इक्वल्स टू 0.3010 हमारे पास वैल्यू आ जाती है, वो यहाँ पुट कर देंगे, और इससे हमारे पास E बराबर क्या है ये हम सॉल्व कर लेंगे। तो बेटा इस तरीके से हमने आज नल्स इक्वेशन सीखी है, बहुत सिंपल है। नल्स इक्वेशन क्यों पढ़ रहे हैं हम, कि ताप, दाब और सांद्रता, ताप, दाब और सांद्रता का किसी भी विद्युत वाहक बल, किसी भी सेल के विद्युत वाहक बल पर क्या इम्पैक्ट होता है, क्या प्रभाव होता है। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आप एमएससी में जब पढ़ेंगे बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है अभी से ही, तो ये एमएससी में भी काम आएगी आपके बेटा। ये नेट, गेट, ओएनजीसी, कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री आती है उसमें सब में काम आती है बेटा। इसको अच्छे से समझ ले बेटा, मैं आपको बिल्कुल जीरो से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। E बराबर E नोट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 log डिवाइडेड बाई n, सॉरी इसके लिए था 2, तो डिवाइडेड बाई n log K बेस 10, ये हमारी नल्स इक्वेशन होगी। थैंक यू सो मच।